हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है हर एक चीज़ों को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के बारे में पढ़ा है कि नहीं, जो सीयूईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एमसीक्यू अभी डिस्कस नहीं करा है। एमसीक्यू एक बार सब पढ़ लेंगे ना, फंक्शंस ऑफ या जो भी मैनेजमेंट के जितने भी हैं, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, फिर साथ में एक दिन 1-1.5 घंटे के वीडियो में हम सारे एमसीक्यूज को एक एक पर सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में देखा जाए तो प्लानिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है। हम लोगों ने प्लानिंग कंप्लीट कर रखा है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है बिजनेस इंटरप्राइजेस के थ्रू या फर्म्स के थ्रू। जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं या जो फर्म होते हैं वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सीयूईटी यूजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारा बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में आएगा जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से जोश और जुनून बनाते रहिए और आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट से। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो 30-40 मिनट का वीडियो रहता है भाई, तो 30-40 मिनट के वीडियो में अगर आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जा रहा है तो उससे बड़ी बात क्या होगी, है कि नहीं। अब उसके बावजूद भी कोई क्वेरी रहता है, कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यूज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, है कि नहीं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग क्या कि उसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार वो चीज होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि कोई चीज किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाए कि उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो, है कि नहीं। एक बार उसका अगर स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो फिर हम लोग अच्छे तरीके से अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करके साथ ही साथ आगे जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। देखिए ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें हैं, तो इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए सारे मेंबर्स के थ्रू, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पर क्या कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग द रोल, कि रोल किसे क्या मिलना चाहिए, फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल्स एंड डिफाइनिंग अ इंटर रिलेशनशिप, या इंट्रा नहीं बोला है, क्या बोला, इंटर रिलेशनशिप, कि मतलब आपस में दोनों जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो किस तरीके से साथ में आए और ऑर्गेनाइज करें। और एक द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू इनेबल द पीपल टू वर्क टुगेदर इन अ कॉमन सेंस। और अगर आप ऑर्गेनाइज करके अच्छे तरीके से चलते हैं, नहीं बोला जाता कि अगर फैमिली को ऑर्गेनाइज करके चलोगे भाई तो आपका फैमिली बहुत अच्छा चलेगा। सेम उसी तरीके से अगर बिजनेस में सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो और एक एम को फॉलो करके चलेंगे, जो मेरा गोल है या जो गोल कंपनी का गोल है, तो क्या होगा कि हम सक्सेसफुल बहुत आसानी तरीके से हो सकते हैं। तो आई होप सो ये मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आपका क्लियर होगा। अब आता है सेकंड टॉपिक, क्या, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। क्या क्या है भाई प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये आप याद कर लेना क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें देखो 4 स्टेप्स होते हैं। अगर बोला जाए 4 सीढ़ी है या 4 लैडर बना हुआ है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, अगर आप कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं तब। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कितने कितने डिवीजन होंगे और उसमें कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन से लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बनाइए, डिपार्टमेंटाइजेशन। उसके बाद असाइन ड्यूटी, उसके बाद ड्यूटी असाइन कीजिए। और इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब क्या है कि रिपोर्ट कौन करेगा, रिपोर्टिंग कौन देगा आपको। मतलब मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कुछ बना दिया तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोला कि भाई आप रिपोर्ट करोगे मुझे एडवर्टाइजमेंट टीम से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग कर दिया ना कि एडवर्टाइजमेंट से जो भी रिलेटेड होगा वो मिडिल लेवल जाके फिर टॉप लेवल को रिपोर्ट देगा। तो ये स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन, डिपार्टमेंटाइजेशन, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये बहुत जरूरी है ताकि आप ऑर्गेनाइजिंग करके रिलेशनशिप को मेंटेन करें और एक कॉमन गोल के थ्रू एक कॉमन गोल को अचीव करने में मदद होती है।
अगर ये इन स्टेप्स को फॉलो करके चलेगा कोई भी कंपनी तब। अब एक एक करके थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको एमसीक्यूज ही करने हैं, आपको प्रॉपर लिखना नहीं है। तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से हमेशा याद करिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा केस बेस्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर आएगा कि ये कौन सा स्टेप है, इट इन्वॉल्व्स विच स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, कि इसमें से कौन सा स्टेप, कोई केस बेस्ड स्टडी दे देगा उसमें बोलेगा भाई 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से कि ये कौन से स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा स्टेप ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है या कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें। तो पहला आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग, है कि नहीं, या फिर बोला जाए कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि एक तरीके से फर्स्ट स्टेप है। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू अ मैनेजेबल एक्टिविटीज, कि वर्क को इस तरीके से डिवाइड कीजिए अलग अलग तरीके से ताकि क्या हो, सारे जो भी लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सही तरीके से और सही मायने में एक गोल ओरिएंटेड काम करें, ना कि अलग थलग काम करें, ठीक है। ताकि वो सारे इम्प्लॉयज सारा जो बर्डन है वो एक ही इम्प्लॉयज पर ना आ जाए, सब पर अलग अलग अच्छे तरीके से बर्डन आए। डिपार्टमेंटलाइजेशन, वंस द वर्क इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल एक्टिविटीज, एक बार वर्क को डिवाइड कर दिया गया, सिमिलरली एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब सबका वर्क बांट दिया गया, अब सबका ग्रुप बन गया, है कि नहीं। अब 5 लोगों का एक ग्रुप बन गया तो एक डिपार्टमेंट बना दिए कि भाई ये एडवर्टाइजिंग टीम का डिपार्टमेंट है, ये एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, या ये सेल्स डिपार्टमेंट है। 5 लोगों का टीम बना दिए भाई, ये 4 लोगों का ये सेल्स डिपार्टमेंट है। तो एक बार आप काम को बांट दो सब लोगों में, उसके बाद क्या करो कि आप कि भाई तुम नॉर्थ जोन देखोगे एडवर्टाइजिंग का, तुम साउथ जोन देखोगे, तुम ईस्ट जोन देखोगे, तुम वेस्ट जोन और तुम सेंट्रल जोन देखोगे, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, तो ये एक एडवर्टाइजिंग का एक तरीके से आइडेंटिफाई कर लिए सबको, उसके बाद सबको ग्रुपिंग कर दिए तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, ठीक है, टेरिटरी वाइज में। आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड क्या है, असाइन ड्यूटीज, उसके बाद ड्यूटी असाइन कीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ अ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट अ वर्क अकॉर्डिंगली टू द एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज के हिसाब से उसका वर्क एलोकेट कीजिए, कि भाई ऐसा नहीं हो कि उसका जो वर्क का टाइमिंग है या जो ड्यूटी है वो जान कुछ और रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करी है और तुम उसे कहीं और भेज रहे हो भाई, है कि नहीं। तो उसको अकाउंटिंग का काम दो ना, क्योंकि वो अकाउंटिंग में बेस्ट है। तो उसी तरीके से कि जो एम्प्लॉय जिसमें बेस्ट है उसको वो काम दिया जाए ताकि वो कंपनी के लिए भी भला कर पाए। द वर्क मस्ट असाइन टू दोज हु इज बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल, जो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो असाइन ड्यूटीज हो गया, जैसे फाइनेंस जॉब शुड बी असाइन टू द पर्सन हैविंग अ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ अ सीए और एमबीए फाइनेंस। सही बात है कि जो सीए और जिसके पास डिग्री है या फिर एमबीए जो फाइनेंस किया हुआ उसको फाइनेंस का डिपार्टमेंट देना चाहिए। अब फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो एडवर्टाइजिंग पढ़ के आया है उसको तो नहीं दे दोगे ना, अगर वो दोगे तो आपकी कंपनी गोल ओरिएंटेड काम नहीं कर रही है। तो असाइन ड्यूटी भी उसी तरीके से करना चाहिए। तीसरा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का। चौथा स्टेप क्या है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रिपोर्ट कौन करेगा भाई। एक बार सारा चीज हो गया, एक बार सारा काम हो गया, अगर मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को काम सौंप दिया, अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम करा रहा है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इससे काम लेगा भाई, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, एक तरीके से रिपोर्टिंग देगा, रिपोर्ट देगा इसको टॉप लेवल को कि भाई यहाँ यहाँ इतना खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजिंग को अच्छे तरीके से मैनेज कर चला जा सकता है मैनेजमेंट के थ्रू। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग का आखिरकार इंपॉर्टेंस है क्या। जिस तरीके से प्लानिंग का एक तरीके से बोला जाए ना कि जो इंपॉर्टेंस था कि प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था, कि प्लानिंग को अगर सही तरीके से नहीं लिया जाया जाता तो वो फिर क्या होगा कि फ्यूचरिस्टिक गोल आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर फ्यूचरिस्टिक गोल आपको बहुत अच्छे तरीके से अचीव करना है तो फिर क्या होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान को इम्प्लीमेंट करके फ्यूचरिस्टिक गोल को अचीव किया कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर गोल जो होगा वो अचीव करने की संभावना कम होगी। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो पहला क्या, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, कि ऑर्गेनाइजिंग से कोऑर्डिनेशन बना रहता है, सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। लीड टू अ स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशल एक्टिविटीज या कोई स्पेशल कोई प्रोडक्ट बनाना हो या स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना हो, आपको कोई ब्रांड क्रिएट करना हो तो वो चीज़ में मददगार साबित होता है। हेल्प इन अचीविंग एफिशिएंसी, आपकी क्षमता को बढ़ाता है। प्रमोट एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज को क्या करता है, डेवलप करता है एक तरीके से, है कि नहीं, डेवलप करता है। इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उसकी क्लैरिटी को
इंक्रीज करता है। फैसिलिटेट एडेप्शन, अडेप्ट लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं अगर कॉमन गोल के थ्रू ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एंड परफॉर्म अ मैनेजमेंट फंक्शंस, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं कि भाई मुझे ये प्रोसीजर, ये पॉलिसी फॉलो करके मुझे काम करना, ताकि अच्छे से अच्छे अचीव गोल को हम लोग अचीव कर पाएँ। अब एक एक करके थोड़ा सा छोटा छोटा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंस को, ठीक है। पहला क्या है इंपॉर्टेंस में जो पहला है कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब amongst the workforce and the division of work into a smaller job reduces the workload and enhance the productivity। वो क्या बढ़ाता है, अगर आप स्पेशलाइजेशन, आप स्पेशल किसी बंदे को, अगर कोई बंदा स्पेशलाइजेशन करके आया फाइनेंस में, ठीक है, क्या करके आया फाइनेंस में, और उसको फाइनेंस की काम दे रहे हैं आप, तो फाइनेंस में काम दे रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करेगा, अपनी नॉलेज को, क्योंकि वो उसको उसकी पढ़ाई की है उसने, तो वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, एक वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी आता है कि भाई, क्लैरिटी आता है कि भाई हाँ ये काम करनी है, ये काम नहीं करनी है, तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग टू डिफाइनिंग ऑल द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लेरिफाइंग द लिमिट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चीज़ आपको बताएगा जब आपको अपने कहाँ, अपने मतलब अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपको काम दिया जाएगा, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंसान। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। अब जैसे ह्यूमन रिसोर्स है ना, जैसे अगर बोला जाए कि कोई सेल्स की पढ़ाई करके आया तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट में रखेंगे, वही डिपार्टमेंट में, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके और वर्क को मैक्सिमाइज कर सके और मिनिमाइज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्स को वेस्ट ना करे, ज़्यादा बर्बाद ना करे। रिसोर्स मतलब यहाँ जनरली होगा पैसा रुपया बर्बाद ना करे, या जो भी उसको अमाउंट दिया जा रहा है वो बर्बाद ना करे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से करेगा तो अच्छे तरीके से वो फैसिलिटेट करके, रिसर्च करके वो अपनी हर एक चीज़ों को लगाएगा। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये से मज़ा आना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ाई में एक तरीके से वो एक इनबिल्ट लाइए अंदर में कि भाई हाँ मुझे कुछ सीख रहे हैं, ये एज अ कंपनी। बिजनेस कभी भी पढ़ो ना तो ये मान लो तुम कि तुम ही भाई बिजनेस ओनर हो, ठीक है, कोई बड़ी बिजनेस कंपनी चला रहे हो, तो अगर उस तरीके से पढ़ोगे ना तो फिर मजा आने लगेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ते तो अपने आपको इकोनॉमिस्ट मानो कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, तो अगर किस तरीके से सोचूंगा कंट्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है, इट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज एंड विच हेल्प्स टू अवॉइड अ कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब ना हो, ताकि जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क सही तरीके से हो और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन और एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाए वो, ताकि वो सही तरीके से गाइड करके सबको चल पाए, क्योंकि सबको सबका काम पता है, तो सबको सिर्फ गाइड करके आगे लेकर चलना है। एडेप्शन इन चेंज को अडेप्ट कौन कर पाएगा, जो उस फील्ड से रिलेटेड है, जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं वो क्या चेंज कर पाएगा। तो इंटरप्राइजेज एकोमोडेट द चेंज इन द इन्वायरमेंट, की जैसे कोई बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होता है या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया, तो उसको चेंज अगर होता है उस पॉलिटिकल सिचुएशन में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, तो किस तरीके से उसमें सुटेबली आप अपने प्लान में चेंजेस कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको एक तरीके से वो इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल जो भी इम्प्लॉय रहते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जो पढ़ाई करके आया एडवर्टीजमेंट टीम का उसको आप दे रहे हो, तो उसका डेवलपमेंट उसी फील्ड में हो रहा है ना, तो उसी चीज़ में वो एक्सपर्टीज हासिल कर पाएगा, उसकी ग्रोथ और इनोवेशन वहीं से निकल के आएगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होगा, एक्सपेंशन। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस, एक कोई इंटरप्राइजेस या कोई कंपनी को डाइवर्सिफाई करनी है, कंपनी को बड़े लेवल पर जानी है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करके चले। अगर अपनी रिसोर्स को, चाहे वो कैपिटल के रूप में हो या फिर वो लेबर के रूप में हो या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स हो जो भी, तो उस रिसोर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके चले, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रोथ कर पाए, एक्सपैंड कर पाए अपने बिजनेस को, और एक्सपैंड करेगा वो अपने बिजनेस, तो उसकी जो बिजनेस होगी उसमें ग्रोथ अपने आप ही आ जाएगी। तो आई होप सो आपका इंपॉर्टेंस भी क्लियर होगा। अब आता है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है या ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर,
कि फंक्शन को किस तरीके से किया जाए, या फंक्शन जो बिजनेस में होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म। वही बोला गया कि जो भी फंक्शन है, मतलब क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट बना जाता है, अलग अलग ग्रुप में लोगों को बांटा जाता है और क्रिएट किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन कर पाए। जैसे ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट। अच्छा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। जैसे मान लो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है तो भाई ह्यूमन रिसोर्स का मतलब भाई जो भी अगर लोग अप्लाई कर रहा है, कोई अप्लाई कर रहा है कोई क्या आपकी कंपनी में जॉब के लिए, तो वो सब सारी चीजें जितने भी ह्यूमन रिसोर्स आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज करें, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखेगा। सेम उसी तरीके से मार्केटिंग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यहाँ अलग अलग लोगों का ग्रुप होगा। उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग होगा, फिर एक परचेज वाला डिपार्टमेंट का अलग होगा। उसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सेल्स वाला अलग होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बांटा जा सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। आई होप सो फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से कि वो काम क्या कर रहा है उसके हिसाब से अगर उसको बांट रहे हैं तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर बांट रहे हैं, अगर हम लोग डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि अगर डिविजनल के हिसाब से, अगर डिविजनल के हिसाब से अगर हम लोग उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। डिवाइडिंग द होल इंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट, है ना, कि भाई तुम मेटल देखोगे, मान लो कि कोई इसमें मेटल भी लग रहा है, कोई प्लास्टिक लग रहा है, कोई कॉस्मेटिक है, या कोई सीमेंट है, या जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें। अगर आप कोई रियल एस्टेट में कंपनी में काम करते हो, मेटल भाई तुम मेटल का तुम देखोगे, यहाँ 4-5 का ग्रुप बना दिया गया स्ट्रक्चर। प्लास्टिक का जो भी काम रहेगा वो तुम देखोगे, और जहाँ से रॉ मटेरियल आना वो तुम देखोगे। सीमेंट वाला काम तुम करोगे। ठीक है, तो ये सब सारा जो होगा वो डिवीजन वाइज में, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि उसके प्रोडक्ट के बेसिस पर अगर बांट देना कि अलग अलग जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसके बेसिस पर अगर डिवाइड कर देना या स्ट्रक्चर बना देना लोगों को ग्रुप करके, तो हम लोग उसको बोलेंगे डिविजनल। जैसे कोई प्रेसिडेंट है, उसको डिविजनल प्रोडक्ट ए, मतलब प्रोडक्ट ए में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, इसका अलग चल जाएगा। सेम उसी तरीके से इसका अलग होगा। डिवीजन बी का सबका अलग 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 है। सेम उसी तरीके से डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट सी का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ देख रहे हो कि डिवीजन एक अपर लेवल का आता है और फंक्शनल वाला उसके नीचे में आता है, क्योंकि जो फंक्शन कर रहा होता है। तो आई होप सो डिविजनल स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक डिफरेंस जान लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और पूरा क्लैरिटी हो आपके जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आता है फंक्शन रिलेशन। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस, इसको फंक्शन के हिसाब से बनाया जाता है और इसको प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब जो डिवीजन होता है वो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, मतलब आपके कौन कौन से कितने कितने प्रोडक्ट आपके कंपनी में यूज हो रही है उसके हिसाब से होता है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इसमें प्रोडक्ट फंक्शन क्या क्या कर रहा है उसके हिसाब से। जैसे कोई सेल्स टीम का है तो सेल्स टीम फंक्शन कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं फंक्शन से वो स्पेशलाइजेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन द डिपार्टमेंट, ये डिफिकल्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। इजी टू फिक्स, इसमें क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर कोई कंप्लेन कर रहा है क्या कि भाई प्लास्टिक सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है या सही क्वालिटी का नहीं आ रहा है, तो वो हम कौन सा प्रोडक्ट को पकड़ेंगे, इसी प्रोडक्ट को पकड़ेंगे। है कि नहीं, कि प्लास्टिक डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोडक्ट है भाई जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कर रहा था, उसको पकड़ लेंगे। है कि नहीं, तो बहुत आसानी से मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है और इसमें डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्स इन द वेरियस डिपार्टमेंट आराम से हो सकता है और ये कॉस्टली भी होता है। और इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है। कॉस्ट, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड एंड हेंस इकोनॉमिकल, जो फंक्शंस होता है उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से स्पेशलाइजेशन के बेस पर बनाया जाता है और डुप्लीकेसी इसमें हो सकता है और ये कॉस्टली भी होता है। डिफिकल्ट इन द मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ पर आप जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसे बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। और जहाँ पर इजी बिकॉज ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इंटीग्रेटेड इन द वन डिपार्टमेंट, और अलग अलग एक ही डिपार्टमेंट में सारे इंटीग्रेट होते हैं, तो ये इजी होता है, इजी टू कोऑर्डिनेट, और ये डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। ये इकोनॉमिकल होता है, ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप क्या डिफरेंस समझ में आ गया होगा फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब दो चीज पढ़ेंगे, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल मतलब नहीं होता कि यार फॉर्मल कपड़ा पहना है, मतलब ये जरूर बैंक बैंक में काम कर रहा होगा, या फिर टीचर होगा, या फिर कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा, है कि नहीं, फॉर्मल में जिसका प्रॉपर तनख्वाह होगा। और जो इनफॉर्मल बोलते हैं कि भाई ये ऐसे रेडी वेडी वाला है, जो मतलब रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे काम कर रहा है, तो इनफॉर्मलाइजेशन हो गया वो, है कि नहीं, इनफॉर्मलाइजेशन वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आ जाएगा। The formal organization refers to the organizational structure that designed by the management to accomplish the organizational goal। खास करके organizational goal को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बनाया जाता है। जैसे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से हो गए, जैसे एग्जांपल दोगे तो भाई जो आपके सीईओ रहेंगे, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर रहेंगे, जो मार्केटिंग ऑफिसर रहेगा, जो एडवर्टाइजिंग ऑफिसर रहेगा, जो सारे जितने सारे ऑफिसर्स रहेंगे ना, उनको क्या बोला जाएगा कि वो गोल ओरिएंटेड काम करते हैं, कि भाई एक गोल है और गोल के ओरिएंटेड सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं इनके। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से काम कर रहे हैं और वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड। इसमें क्लियरली डिफाइंड रहता है कि आपको क्या करना है, क्या करना है और किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या आप दिमाग लगा सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जो भी ऑब्जेक्टिव रखा गया है, जो भी वो अचीव करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फिक्स रहता है आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप फॉर्मल तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर तनख्वाह लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, इंटरैक्शन अमंग द पीपल्स एट अ वर्क गिव्स अ राइज टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज कॉल्ड अ इनफॉर्मल सेक्टर। एम्प्लॉय जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स रहते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन, जो ज्यादातर जितने भी लेबरर वगैरह रहते हैं, जो कि अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, एक सोशल नेटवर्क बना लेते हैं आपस में ही, है कि नहीं। बहुत सारा देखो यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है, जितने भी वर्कर्स हैं, तो वो सब क्या हो गए एक तरीके से इनफॉर्मल तरीके से, कि आज काम कर रहे हैं, कल उनको हटा दिया जा सकता है, फिर परसों काम मिला, फिर उसको बाद में हटा दिया गया। तो एक तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको फिक्स काम नहीं दिया जाता है। जैसे मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय द कॉमन इंटरेस्ट। इसमें एक चीज आप यही कर सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकली किस तरीके से आप उनके दिमाग में घुस सकते हैं एम्प्लॉयज के, और उन लोगों को एक सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, employees with a similar interest in books, films, religions may form their own informal groups, है कि नहीं। अपने मतलब मान लो कि यहाँ पर 1000 लोग काम कर रहे हैं, अब 1000 लोगों में से मान लो कि 200 लोग क्या कर रहे हैं कि किसी को उसका मन मिल गया, सोच मिल गया, चाहे वो बुक से, फिल्म से, रिलीजन से रिलेटेड, वो 200 लोगों का एक अलग ग्रुप बन गया। तो ये कोई बनाया नहीं है, ये अपने आप कोई बन गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मली तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। मीनिंग क्या होता है, रेफर्स टू द विच रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी डिफाइंड। इसमें रूल्स और रेगुलेशन पहले से डिफाइन रहता है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कोई डिफाइन नहीं होता, वो लोग खुद से कम्युनिकेट करके अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। जैसे जो नहीं होता कि भाई ये हमारा लीडर है, अब ये 200 लेबर काम कर रहे हैं, वो हमारा लीडर है। तो कहीं ना कहीं क्या, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, और इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द वर्क। कि उसमें जब लोग काम कर रहे होते हैं तो उनका इंटरेक्शन, भाई कहाँ से हो, बिहार से हो, कहाँ से हो, दिल्ली से हो, तो चाहे दिल्ली दिल्ली वाला मिल गया। अब मान लो दिल्ली दिल्ली वाले में तो उन लोगों में कनेक्शन बन गया, तो इसी तरीके से दिल्ली वाला मान लो कि दिल्ली वाले 10 लोग एक साथ आ गए, तो वो एक ग्रुप बन गया ना, तो इनफॉर्मल ग्रुप हो गया वो। समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आएगा तो अब दोबारा देखो भाई, मजा आ जाएगा यार। क्या है ये सब चीज, नॉलेज को गेन करो एक बार, और समझने के साथ साथ अथॉरिटी क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज अराइजेस बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें वर्च्यू एक तरीके से इज्जत रहता है, लेकिन इन टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट दिस अराइजेस आउट ऑफ द पर्सनल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। इसमें पर्सनल क्वालिटी के हिसाब से अराइज होता है अथॉरिटी। बिहेवियर इसमें गाइडेड रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें नॉट गाइडेड विद रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये सब नेचर क्या रहता है इसका, रिजिड इन नेचर है, और ये इसमें फ्लेक्सिबल है, चेंज आराम से हो सकता है। भाई हम नहीं तुम्हारे ग्रुप में नहीं रहेंगे, हम दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, मान लो दिल्ली वाला झगड़ा हो गया तो वो देहरादून वाले ग्रुप में आ गया, या फिर वो महाराष्ट्र वाले ग्रुप में चला गया, तो उसी तरीके से वो डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैनेजर्स और लीडर्स, इसमें इन दिस द लीडर्स आर चोजन बाय द ग्रुप्स। उसमें जो ग्रुप के लोग होते हैं वो लीडर को चूज कर लेते हैं। तो ये चीज इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो आई होप सो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से और जानना है तो। अब आते हैं डेलीगेशन।
अब देखो डेलीगेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको 12th में भी पढ़ाया गया होगा, है कि नहीं। तो एक डेलीगेशन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो डेलीगेशन इज द अथॉरिटी मेयरली मीन्स ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। अगर मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर सबऑर्डिनेट को या अपने नीचे वाले लोग को या नीचे वाले ऑफिसर्स को काम देता है कि भाई ये काम 5 दिन में या ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं आप उसको डेलीगेट कर रहे हैं। अब उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स। कि जो सुपीरियर है या टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी काम को क्या कर रहा है, नीचे शिफ्ट कर रहा है। वो प्रोजेक्ट दे रहा है कि भाई मुझे 5 दिन में काम चाहिए, तो वो डेलीगेट कर दिया अपने काम को, वो अपने काम को नीचे ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज टू हेल्प द इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से काम करता है, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो सुपीरियर रहता है वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके, और उसे कोई काम पड़ गया तो वो दूसरे को डेलीगेट करके काम जा सकता है। इम्प्लॉयज डेवलपमेंट भी होता है इसमें से। अब सबऑर्डिनेट एक तरीके से इम्प्लॉयज है तो इसका डेवलपमेंट होगा, अब अच्छे तरीके से ये काम करके रिपोर्ट करेगा। तो मोटिवेशन भी बना रहता है कि भाई मुझे बॉस काम देते हैं एक्स्ट्रा करके, कुछ ग्रोथ भी होगा और कोऑर्डिनेशन भी बनकर चलता है। तो आई होप सो डेलीगेशन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन क्या होता है, अब 3 चीजें होती है। एक है मैनेजमेंट, ये एक सुपीरियर आदमी है भाई, सुपीरियर ने कोई काम सौंपा, ठीक है, सुपीरियर ने काम सौंपा किसको, इम्प्लॉयज को, तो वो क्या है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास हो गया, अब इम्प्लॉयज का। अथॉरिटी किसके पास, ये अथॉरिटी इसने दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने दिया, और अकाउंटेबिलिटी किसकी हो गई, अकाउंटेबिलिटी इसकी हो गई इम्प्लॉयज की, कि भाई आप कोई गलत सही काम करोगे तो आप अकाउंटेबल हो गए। तो अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट टू टेक अ डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ द अदर। कि उसके एक्टिविटीज और उसके कोई जो भी हम प्रोजेक्ट दिए उसको गाइड करने की चीज को अथॉरिटी बोलते हैं। अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और इसमें दोनों के रिलेशनशिप को ये डिटरमाइन करता है। लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आर स्ट्रिक्टली अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, और अथॉरिटी क्या होता है, फ्लो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पर अथॉरिटी आ गया। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट होता है। इफ द सबऑर्डिनेट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब, ही और सी मस्ट बी गिवन नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द टास्क। अगर वो चीज में वो एक्सपर्टीज हासिल करके रखा है तो वो चीज उसे दिया जा सकता है ताकि वो ऑथराइज्ड हो पाए। अकाउंटेबिलिटी implies बिटवीन द अकाउंटेबल इन द फाइनल आउटकम। when the superior assigned a work to subordinate, he or she is answerable to the superior। वो जो सुपीरियर को आंसर कौन देगा, सुपीरियर को आंसर कौन देगा, ये इम्प्लॉइज, ताकि जो आप भी जो आपने काम करके दिया है वो कितना सही है कितना गलत है, और किस तरीके से अगर आपने कुछ गलती करी है तो वो आपकी गलती है, आपको जो काम दिया गया वो सही तरीके से नहीं किया है, या आपने सही करा है तो आपको जो भी उसका मतलब आपको बोनस मिलेगा या कुछ भी मिलेगा वो आपके अथॉरिटी में आता है। तो ये एलिमेंट्स होता है डेलीगेशन का, 3 एलिमेंट्स होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। याद करना है, ठीक है, ARA, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस। तो यहाँ क्या है कि अथॉरिटी क्या है, राइट टू कमांड है, राइट टू कमांड कि भाई ये तुम्हें दिया जाता है काम, ये काम करो, सबऑर्डिनेट को दे दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम दिया गया है तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करिए। अकाउंटेबिलिटी जो आंसरेबल होता है, कौन, जो सबऑर्डिनेट रहता है सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट जो सुपीरियर को आंसरेबल होता है कि हाँ आपको जो टास्क दिया गया था वो किस तरीके से काम करे। अराइज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन, ये अराइज कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, फॉर्मल प्लेसेस से। मतलब जो ऑफिसर रहेगा, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहेगा, या जो CEO रहेगा, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर रहेगा, वो सब सारे से अराइज होता है वहाँ से। एंड अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी, यहाँ डेलीगेटेड अथॉरिटी से, और अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है। तो समझ में आ रहा ना, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। और यहाँ कैन बी डेलीगेट, ये डेलीगेट किया जा सकता है, कैन बी इंटायरली डेलीगेट, सारा किया जा सकता है, कैन नॉट बी डेलीगेट, इसे आप डेलीगेट नहीं कर सकते। मान लो कि जो आपको CEO है, CEO ने एक मार्केटिंग ऑफिसर को बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट बन के तैयार करो, देहरादून में क्या क्या किस तरीके से एक पेप्सी है तो कितना पेप्सी बिक रहा है और किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग पेप्सी का और बढ़ा सकते हैं,
देहरादून में। या फिर बोला जाए पेप्सी को छोड़ दो, जो चॉकलेट की मार्केटिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर दिया गया, तो ये फर्दर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये डाउनवर्ड फ्लो होता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जो अपवर्ड फ्लो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अपवर्ड फ्लो होता है जो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। आई होप सो तीनों चीज क्लियर होगा, इन तीनों का डिफरेंस भी क्लियर होगा। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, फटाफट पढ़ते हैं। रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, ये वर्कलोड कम करता है, इंप्लॉयज का डेवलपमेंट करता है। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, कि बेटर डिसीजन और क्विक डिसीजन हो क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से क्या होता है कि ये गोल ओरिएंटेड काम किया जाता है या दिया जाता है इन लोगों। कभी कभी जो ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं वो टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, ताकि सबऑर्डिनेट्स का मोरल भी अप हो, जितने भी सबऑर्डिनेट को काम दिया गया है सुपीरियर के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, मोरल भी अप होगा जो भी सुपीरियर के द्वारा दिया गया है। बेटर कोऑर्डिनेशन, और दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे सबके बीच में, मतलब जो सबऑर्डिनेट और जो सुपीरियर के बीच में, ताकि कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो क्या है कि अचीव हो पाए। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन और एक सेंट्रलाइजेशन। दो कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन के बाद, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन के बाद। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली थ्रू रिगार्डिंग अ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फ्रेमिंग स्ट्रेटेजी, पॉलिसी बिकम कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन और एरिया। अगर कोई एक बंदा डिसीजन ले रहा है, क्या ले, अगर एक बंदा डिसीजन ले रहा है और उसके हिसाब से सारे लोगों को काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वो सेंटर से डिसीजन निकल के सारे अथॉरिटी में या सारे डिपार्टमेंट में निकल कर जा रहा है, उसको सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या, अगर आप सारे लेवल के लोगों को सुन रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से किया जाए, मतलब सबको साथ में लेके चल रहे हैं, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो और या लोअर लेवल। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी साथ में लेकर चलता है, तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से वो कंपनी चल रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टम रेफर्स टू डेलीगेट द लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच आर एक्सरसाइज एट अ सेंट्रल पॉइंट। कि जो सेंट्रल पॉइंट में एक्सरसाइज कर रहा है उसको छोड़कर बाकी सारे लोगों से अगर डिसीजन पूछा जा रहा हो और सबकी सोच और सबकी सहमति से कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है। The decision making authority is given to all employees at all level depending upon the job at one। सबको अपना अपना डिसीजन लेने का हक है और वो अपने डिसीजन को दे सकते हैं, और उनके डिसीजन को सेंट्रली सुना जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। उसने क्या कर दिया, लोअर लेवल पर भी काम या डिसीजन छोड़ दिया, तो उन लोगों के दिमाग को भी अचीव लाया जा सकता है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ, देखो सेंट्रलाइजेशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पूछा जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि सबको साथ सबका विकास वाला काम है कि नहीं। तो यहाँ मोदी जी वाला काम हो रहा है भाई। डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स, उसमें सबऑर्डिनेट के थ्रू क्या एक इनिशिएटिव डेवलप करने की बात की जाती है। डेवलपिंग अ मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, उसमें कि भाई कौन किसका आइडिया कब काम कर जाए, तो उसमें क्या होगा, एक तरीके से टैलेंट निकल के आएगा, ताकि फ्यूचर में आप, हो सकता है कि कोई अच्छा आपको सुझाव दे रहा है तो फ्यूचर में आप यूज भी कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। क्यों क्विक होगा भाई, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों से बहुत सारा राय आएगा, तो उसमें से जो अच्छा लगेगा उसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर कर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सेंट्रलाइजेशन में क्या, अब एक को जैसा अच्छा लग रहा है वैसे काम किया जा रहा है। रिलीफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो वर्कलोड होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और फैसिलिटेट ग्रोथ, इसमें ग्रोथ बढ़ता है, चाहे वो एम्प्लॉयज के बारे में बात किया जाए या फिर वो कंपनी में, दोनों की ग्रोथ होती है। बेटर कंट्रोल होता है, कंपनी में कंट्रोल अच्छे तरीके से चलता है और सब लोग ये मानते हैं कि भाई ये मेरी कंपनी है कि नहीं। अगर जहाँ आपके एम्प्लॉयज बोलने लगे कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी जैसा लगता है, तो वो आप मान लीजिए कि आपने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कर रखा है। तो अगर कोई अपनी कंपनी को डिसेंट्रलाइज कर देता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, इट इज अ कंपलसरी एक्ट, ये क्या है, एक कंपलसरी एक्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, ये ऑप्शनल है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन चुने या सेंट्रलाइजेशन चुने, ये जरूरी नहीं है। लेकिन डेलीगेशन एक कंपलसरी है कि आप डेलीगेट करते ही करते हैं।
इसमें क्या फ्रीडम, लेस फ्रीडम एंड टेक अ डिसीजन ड्यू टू अ मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर। इसमें लेस फ्रीडम मिलता है, क्यों? क्योंकि आपको सुपीरियर की बातों को सुनना पड़ता है। सुपीरियर जिस हिसाब से काम चाह रहा है उसी तरीके से सबऑर्डिनेट को कर देना होता है। इसमें लेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड हेंस अ ग्रेटर फ्रीडम, इसमें ग्रेटर फ्रीडम होता है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में। स्टेटस किसका क्या है भाई? इट इज अ प्रोसेस फॉलोड बाय अ शेयर टास्क, इसमें शेयर करके बनाया जाता है, चाहे वो सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो, दोनों शेयर करके कामों को करते हैं। ठीक है, कोई अगर राय लेना होता है सबऑर्डिनेट को तो सुपीरियर को फोन कर लेता है। रिजल्ट इन द पॉलिसी डिसीजन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और इसमें क्या थोड़ा सा टॉप लेवल मैनेजमेंट का दबदबा होता है, लेकिन सारे लोगों का वो सुना जाता है। मतलब जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, सुनेगा सबका, लिंक करेगा अपने आप का। ठीक है, स्कोप क्या होता है? इट इज अ नैरो स्कोप, ये नैरो स्कोप है, ये वाइड स्कोप है, इसमें बहुत सारे चीजें निकल के आती हैं। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट इन्वॉल्व रहते हैं, और इसमें तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीनों लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। पर्पस क्या रहता है? नैरो, इट इज कन्फाइंड टू द सुपीरियर एंड इज इमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट्स। ये इसका पर्पस क्या रहता है? यहाँ पर पर्पस यही रहता है कि किस तरीके से वो काम को या फिर टैलेंट को निखारा जाए जो भी सबऑर्डिनेट है उनको। ठीक है, तो यहाँ टू इनहेंस द टैलेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम द मोर। इसमें क्या कि सबऑर्डिनेट्स या जितने भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको ज़्यादा काम देके किस तरीके से एक तरीके से कन्फाइंड किया जाए और अच्छे तरीके से उनसे काम लिया जाए। तो आई होप सो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल या आपका कंप्लीट हो गया होगा। आई होप सो आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है वो आप लोगों का अब कोई डाउट नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या है। हम लोगों ने पूरा टाइप्स भी पढ़ा और किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग को किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसका फीचर्स क्या है कि नहीं। उसके हम लोगों ने पढ़े कि भाई डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि नहीं, डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करी। उसके बावजूद भी अगर दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप लोग एक बार कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से सपोर्ट भी बनाते रहिए। तो कल हम लोग अब मिलते हैं, कल रात 8 बजे 8 PM में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और वो भी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। संडे के दिन भी थोड़ा सा संडे में भी पढ़ाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कवर किए, ऑर्गेनाइजिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।